Amaji Samatun Tain, Radio Voice of St. London. आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। खबरों, तजज़ियों और तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आज का अहवाल के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर आपकी मेज़बान शामज़े। प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए दुआ कि आप जहां भी रहें खुश व खुर्रम रहें। 11 जनवरी 2025 हफ्ते के दिन ये प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सबसे पहले हालात हाजरा पर एक नज़र डालते हैं। कंधकोट और कचमोर में बदअमनी को ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं उठाए। कंधकोट में रहने वाले सिंध के कदीम बाशिंदे वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए। बदअमनी से तंग आकर कंधकोट से 5 खानदान हिजरत कर गए। व्यापारी ओम कुमार, अमित कुमार, रंजीत कुमार और नरेजन कुमार समेत 5 खानदानों के 20 से ज्यादा अफराद अपने वतन को छोड़कर चले गए। नकल मकानी करने वाले खानदान अपना शहर छोड़ने से कबल अपने अजीज व अकारब से मिलते वक्त रोते रहे और नम आंखों के साथ अपने शहर को अलविदा किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वतन छोड़कर जाना आसान नहीं है, लेकिन हम यहाँ महफूज नहीं हैं। हर रोज डकैती की वारदातें होती हैं। पुलिस कोई इकदाम उठाने के लिए तैयार नहीं है। हम मजबूर होकर अपना वतन छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अपना मुल्क, घर और कारोबार छोड़कर जाना आसान फैसला नहीं, लेकिन क्या करें, हालात ऐसे हो चुके हैं कि मजबूरी में भारत जा रहे हैं। बदअमनी ने जिंदगी अचेरन बना दी है। ऐसा कोई दुख या तकलीफ नहीं जो हमें नहीं मिली, इसीलिए अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। इतलात है कि जैकमाबाद से गुज़िश्ता 3 महीनों में 50 से ज्यादा खानदान भारत नकल मकानी कर चुके हैं, जबकि मजीद कई खानदान भी हिंदुस्तान जाने के लिए तैयार हैं। दरिया सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में आज हैदराबाद से एहतजाजी मार्च किया जाएगा। कौमी अवामी तहरीक के रहनुमा अयाज लतीफ पलीजो ने कहा कि नहरों का मंसूबा मुल्क में तबाही लाएगा। वफाकी हुकूमत ने आसिफ जरदारी की मदद से कुछ कंपनियों को खुश करने के लिए ग्रीन इनिशिएटिव फार्मिंग के नाम पर सिंध मुखालिफ साजिश रची है। मुल्क पहले ही सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है। दरिया सिंध और इन लाखों एकड़ एराजी पर कब्जे से एहसास महरूमी पैदा होगी और ख़तरनाक बहरान पैदा होंगे। अयाज लतीफ पलीजो ने कहा कि आज सिंध दुश्मन नहरों के खिलाफ हैदराबाद से मार्च करके मीरपुर खास प्रेस क्लब पर जलसा आम किया जाएगा, जिसमें लाखों लोग शिरकत करेंगे। सिंध के लोग दरिया सिंध बचाओ तहरीक की हिमायत करते हैं। हैदराबाद से उमरकोट तक अवामी आगाही मार्च में शामिल हों। ये सिर्फ किसानों का मसला नहीं है, दरिया के लिए जिद्दोजहद नस्लों की बका की जिद्दोजहद है। अयाज लतीफ पलीजो ने कहा कि चौलिस्तान कैनाल बन गया तो कराची समेत बड़े शहरों में रहने वालों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। ज़राअत का ताल्लुक पानी से है। ज़राअत की वजह से मुल्क भर में पैसा चलता है। मुल्क की अहम मईशत ज़रई मईशत है। दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक ज़राअत में जिद्दत लाते हैं। वो किसानों के लिए बेहतर मनसूबाबंदी करते हैं, लेकिन सिंध में किसानों को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। अयाज लतीफ पलीजो ने कहा कि 7 करोड़ सिंधी अवाम की जिंदगियां दरिया सिंध से वाबस्ता हैं। दरिया सिंध हमारी हजारों साल की तहजीब है। दरिया सिंध के खिलाफ साजिशें बंद की जाए। किसी सिंध दुश्मन मंसूबे को कबूल नहीं किया जाएगा। हुक्मरानों ने अवाम को बेवकूफ़ बनाया। सिस्टम में इतना पानी नहीं है कि नए मंसूबे शुरू कर सके। नहरों के लिए इजाफी पानी नहीं, अगर नहरें बनी तो सिंध का पानी इन नहरों में मुंतकिल हो जाएगा, जिसके नतीजे में पहले से आबाद ज़मीनें तबाह हो जाएंगी। लाखों लोग शहर और देहात, गुर्बत और बदहाली का शिकार हो जाएंगे। अवामी तहरीक के मरकजी सदर एडवोकेट वसंत हरी, मरकजी नायब सदर हुर्रनिसा पलीजो, सत्तार रिंद और मरकजी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट राहिल भुट्टो ने अपने मुश्तरका प्रेस बयान में कहा है कि 6 नए कैनालों के मंसूबे आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। नए कैनालों का काम फौरी तौर पर रोका जाए और सिंध को इसके हिस्से का पानी दिया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक दरिया सिंध का तारीखी बहाव बहाल नहीं किया जाता, अवामी तहरीक और सिंधियानी तहरीक की जिद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि दरिया सिंध के पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज साना की जानिब से होने वाली पानी कॉन्फ्रेंस में अवामी तहरीक के मरकजी सदर एडवोकेट वसंत और सिंधियानी तहरीक के मरकजी सदर उमरा समो वफद के साथ शिरकत करेंगे।
रहनुमाओं ने मजीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार की लालच में दरिया सिंध को बेच दिया है। सिंध के अवाम पुरअमन जमहूरी जिद्दोजहद के जरिए पीपल्स पार्टी के इस सौदे को नाकाम बनाकर दरिया सिंध का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उन्होंने कहा कि कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर सिंध की ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। सिंध की अवाम अपनी धरती पर कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। कारपोरेट फार्मिंग मंसूबों को ख़त्म करके ज़मीनी मकामी बेज़मीन किसानों को दी जाए और ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जाएं। तुर्बत में जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ धरना जारी है। तुर्बत के शहीद फिदा चौक पर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कायम एहतजाजी कैंप में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लापता अफराद के लवाहिकीन ने कहा कि बलूचिस्तान में इंसानी हक़ूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कई अरसों से तसलसल के साथ जारी हैं। आए रोज़ फोर्सेस और इदारों के हाथों बलूच नौजवानों को मावराए अदालत अगवा करके लापता किया जा रहा है। बलूच नौजवान न अपने घरों में महफूज हैं और न ही तालीमी इदारों में उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के नाम पर रियासती एहलकार लोगों की तज़लील कर रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम लोग खुद को फोर्सेस के हाथों गैर महफूज समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि फोर्सेस ने हस्बे मामूल बलोच फर्जंदों की जबरी गुमशुदगी के तसलसल को बरकरार रखते हुए 9 जनवरी 2025 रात की तारीखी में बवक्त रात 3 बजे को अफसर मौलत रेक तुर्बत में छापा मारकर बलोच चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए फिदा वली दाद के उनके घर से जबरी अगवा करके लापता कर दिया। फिदा वली दाद खलीजी ममालिक दुबई में एक मजदूर हैं। वो 3 महीने की छुट्टियों के लिए आए हुए थे। वो किसी तरह किसी गैर आइनी और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस नहीं है। पाकिस्तानी फोर्सेस और खुफिया इदारों ने किसी जुर्म की पादाश में एक गरीब बलोच कौमी गैरत को पांव तले रोनते हुए चादर और चार दीवारी के तकद्दुस के पामाल करते हुए उन्हें जबरी अगवा करके जिंदान की काली कोठरियों में पाबंद सलासल रखा है। अगर कौम बलूच से ताल्लुक़ रखना जुर्म है तो ये ऊपर से कुदरत कायनात का फैसला है। बलूच कौम को बलूचिस्तान में पैदा करके कुदरती वसाइल से माला माल खुद कफील सरजमीन अता किए हुए हैं। इसी बुनियाद पर बलूच फर्जंदों को मावराए अदालत अगवा नुमा गिरफ्तारियों कत्लेआम बदस्तूर शिद्दत के साथ जारी हैं। ये जबरी गुमशुदगी मावराए अदालत अगवा नुमा गिरफ्तारियों का सिलसिला इसी तरह रखता नहीं, बल्कि एक हफ्ते के अंदर इसी तरह बिल्कुल भी नहीं रुकता। एक हफ्ते के अंदर मकरान के डिविजनल हेड डिस्ट्रिक्ट के 1 दर्जन से ज़ायद लोगों को जबरी तौर पर लापता कर दिया गया है। बलूचिस्तान के सनती शहर हब खाना और तुर्बत में पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ एहतजाज जारी है, जबकि हब में बहवानी के मकाम पर कराची, कोयटा और मकरान का मरकजी शाहरा मुकम्मल बंद किया गया है। हब में लसबेला प्रेस क्लब के सामने जबरी लापता जुनेद हमीद और यासिर हमीद के लवाहिकीन के हमरा लापता चाकर बुगटी के लवाहिकीन की जानिब से उनकी बाहिफाजत बाजियाबी के लिए 3 रोज़ अलामती भूख हड़ताली कैंप कायम किया गया है। इस दौरान ज़िले इंतज़ामिया ने लवाहिकीन को एहतजाज करने से रोकने की कोशिश की, ताहम वो नाकाम हो गए। जबरी लापता जुनेद वल्द अब्दुल हमीद के हमशीरा का कहना था कि 8 अक्टूबर 2024 की रात 10 बजे के करीब हब भवानी शाह पंप के करीब से मेरे बड़े भाई जुनेद हमीद वल्द अब्दुल हमीद को 3 गाड़ियों पर मुश्तमिल 1 दर्जन के करीब मुसल्ला अफराद ने बंदूक के जोर पर अगवा करके ज़बरदस्ती अपने हमरा ले गए। जिला खारा सरवां रोड से 8 जनवरी को पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों जबरी लापता होने वाले दोनों नौजवान बाजियाब हो गए। 7 घंटे शहर के रेड जोन में जारी धरने के बाद फोर्सेस ने आसिम और बिलावल को बाजियाब करके एहतजाज गाह पहुंचाया। लवाहिकीन ने इस मौके पर इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने जबरी गुमशुदा नौजवानों के एहतजाज में शिरकत की थी, जबकि वहां हब और तुर्बत में ताहाल जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ एहतजाज जारी है। तुर्बत के शहीद फिदा चौक पर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कायम एहतजाजी कैंप में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लापता अफराद के लवाहिकीन ने कहा कि बलूचिस्तान में इंसानी हक़ूक़ के खिलाफ वर्जियाँ कई अरसों से तसलसल के साथ जारी हैं। आए रोज़ पाकिस्तानी फोर्सेस और इदारों के हाथों बलूच नौजवानों को मावराए अदालत अगवा करके लापता किया जा रहा है। बलूच नौजवान न अपने घरों में महफूज हैं और न ही तैलीमी इदारों में उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के नाम पर रियासती एहलकार लोगों की तज़लील कर रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम लोग खुद को फोर्सेस के हाथों गैर महफूज समझ रहे हैं।
खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी ज़िला लकी मुरवत में अगवा किए गए मुलाजमिन की शिद्दत पसंदों के तहवील से एक और वीडियो सामने आई है, जिसमें मुखवी अपील कर रहे हैं कि अगवाकारों के साथ मुज़ाकरात किए जाएं ताकि उनकी बाजियाबी हो सके और ताकत का इस्तेमाल न किया जाए। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि लगभग 10 अफराद एक नामालूम मकाम पर बैठे हुए हैं। इस वीडियो में एक मुखवी ये कह रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो कार्रवाई हुई है उसमें 7 अफराद रिहा कर दिया गया था क्योंकि वो माजूर थे और वो अद्वियात ले रहे थे, इसीलिए उनको खुद से रिहा कर दिया था। वाज़ेह है कि पाकिस्तानी हुकाम ने 7 एहलकारों को ऑपरेशन में वाजिब करवाने का दावा किया है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुर्रम के इलाके पाड़ा चन्नार के लिए इमदादी सामान ले जाने वाला तकरीबन 50 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला जो वाई पास टल पर खड़ा था, आज वहां से निकल कर हंगू और कोहार चला गया है। पाड़ा चनार के हल्के से मुंतखब मेंबर असेंबली अली हादी के मुताबिक जुम्मे के रोज़ ट्रांसपोर्टर्स ने उन्हें बताया कि हमें धमकियां मिल रही हैं जिस बिना पर हम काफिला लेकर पाड़ा चनार नहीं जा सकते। अली हादी का कहना है कि इस वक्त ट्रांसपोर्टर्स को तसल्ली दी जा रही है कि इस कार्रवाई की मुकम्मल हिफाजत की जाएगी और उन पर कोई भी आंच नहीं आएगी, जिसके बाद मुमकिन तौर पर अगले 2 दिन के बाद उनका काफिला पाड़ा चनार जा सकता है। अली हाथी के मुताबिक पहले ही कोई भी ट्रांसपोर्टर पाड़ा चन्नार की ताजिरों का माल लेकर नहीं जा रहा था, जिस वजह में खुद मेंबर सुबह असेंबली होने के बावजूद पेशावर के माल के अड्डों पर गया और वहां पर न सिर्फ उनको यकीन दहानी करवाई बल्कि उनको मामूल से ज़्यादा किराया भी अदा किया है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स तैयार हुए थे। वो 2 दिन पहले काफिला गया था। कोयटा के नवाही इलाके संजदी में कोयले की कान में धमाके के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजीद 3 कान कन्नों की लाशें निकाली गई हैं, जिसके बाद निकाली गई लाशों की तादाद 4 हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक चीफ इंस्पेक्टर माइनर ने बताया कि 8 कान कन्नों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन गुज़िश्ता 20 घंटे से ज़ायद वक्त से जारी है। मुतासरा कान कन्नों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा है। 8 कान कन्नों को जिंदा बच जाने के इम्कानात बहुत कम हैं। डिप्टी डायरेक्टर रेस्क्यू के मुताबिक कानकुन 4200 फुट गहराई में फंसे हुए हैं। कानकुन के दाखिली दरवाजे से मलबे को भारी मशीनरी के जरिए हटाया गया। उन्होंने बताया कि कान में बिजली की एक ही लाइन थी जो हादसे में तबाह हो गई। जिंदा बचने वाले कानकुनों का दावा था कि धमाका इतना शदीद था कि कान का बड़ा हिस्सा फट गया। बलूचिस्तान में कोयले की कानों में अक्सर हादसा होते हैं जहां कान के मालकान हिफाजती तरीक़ेकार के खिलाफ वर्जी करते हैं और मजदूर खतरनाक हालात में काम करने पर मजबूर हैं। गुज़िश्ता साल 46 हादसात में 82 कानकुन जाँ बहक हुए थे। गुज़िश्ता साल जो जून में कोयटा से 50 किलोमीटर दूर संजदी के इलाके में कोयले की कान के अंदर गैस भरने से कम 11 अफराद जाँ बहक हुए। बलूचिस्तान भर के सरकारी अस्पतालों के ओपीडीज में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की अलामती हड़ताल 1.5 माह से जारी है। हड़ताल के बाद सूबे भर के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज में मरीजों को मुश्किलात का सामना है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने इस ज़मन में मुतालबा किया है कि अस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का फैसला वापस लिया जाए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का कहना है कि मुतालबा तस्लीम किए जाने तक ओपीडीज में अलामती हड़ताल जारी रहेगी। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील केस में जस्टिस जमाल मंदुखैल ने सवाल किया कि क्या आर्मी अफसर को इतना तजुर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाज जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच कर रहा है, जिस दौरान वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। दौरान समाज जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हकूक और इंसाफ मिलता है या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि इस नुक्ते पर भी वजाहत करें कि फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है। मेरी मालूमात के मुताबिक केस पर कोई और सुनता है और सज़ा और जजा का फैसला कमांडिंग अफसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं वो सज़ा और जजा का फैसला कैसे कर सकता है। इस पर वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि फैसला लिखने के लिए जेग ब्रांच की मामलत हासिल होती है। जस्टिस मुसरत ने सवाल किया कि अगर किसी और मुल्क में ऐसा ट्रायल होता है तो जज कौन होता है।
इस मौके पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि पूरी दुनिया में कोर्ट मार्शल में ऑफिसर ही बैठते हैं, जबकि ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि कोई कोर्ट मार्शल में बैठने वाले अफसरान को ट्रायल का तजुर्बा होता है। जस्टिस मुस्तरद हलाली ने कहा कि एक आर्मी चीफ के तैयारी को एयरपोर्ट के लाइट्स बुझाकर कहा गया कि मुल्क छोड़ दो। इस वाक़े में तमाम मुसाफिरों को खतरे में डाला गया। इस एक वाक़े के बायस मुल्क में माशाअल्लाह लग गया, मगर फिर भी केस फौजी अदालत में नहीं चला। इस पर वजारत दिफा के वकील ने कहा कि हाई जैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म नहीं, इसलिए वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चल सकता था। जस्टिस मंदुखैल ने कहा कि मुझे 34 साल इस शोबे में हो गए हैं, मगर फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। क्या इस आर्मी अफसर को इतना तजुर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है? इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल के तरीक़ेकार को दलाइल के दूसरे हिस्से में मुकम्मल बयान करूंगा। ठुल शहर में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ कौमी अवामी तहरीक की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रोशन कुंडरानी, अब्दुल वहाब, एजाज और दूसरों की सरबराही में रहबर चौक पर एहतजाजी मुजाहरा करके भूख हड़ताल की गई। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि पुलिस की लापरवाही की वजह से शहर और आसपास के इलाकों में बदअमनी बढ़ गई है। पुलिस मुजरमों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने मुतालबा किया कि मुजरमों के खिलाफ कार्रवाई करके इलाके में अमन अमान कायम कराया जाए। लाड़काने में सिंधी शागिर्द तहरीक की तरफ से इर्सा एक्ट में तरमीम और दरिया सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ और लाइब्रेरी की तामीर के लिए प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे की सरबराही एहतसास, बाबल सुमरो, अली रजा मक्सी और दूसरे कर रहे थे। रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि दरिया सिंध पर कोई कैनाल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि लाड़काना शहर में सिर्फ एक ही शाहनवाज भुट्टो लाइब्रेरी है जिसमें जगह कम है, इसीलिए दूसरी लाइब्रेरी तामीर की जाए। सेवन के गांव शहपात रिंद के रिहायशियों ने तेल कंपनी में रोजगार न मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया। तेल कंपनी के दरवाजे पर सजन खान रिंद, मियां बख्श, मोहम्मद इब्राहिम खान, गुलाम कादर और दूसरों की सरबराही में कंपनी के दरवाजे पर धरना दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि कंपनी ने रोजगार देने के वादे किए थे, लेकिन अब वायदे पूरे नहीं किए जा रहे। उन्होंने कहा कि हमारे गांव में कोई सहूलत नहीं है, सहूलतें फराहम की जाएं और इलाके के लोगों को रोजगार दिया जाए। अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं तज्ज़िये और तबसरे। सिंध के पानी पर शबो खून मारने का एक नया मंसूबा के उन्वान से जामी चांडियों ने लिखा। पाकिस्तान में इस वक्त अमलन आइन के कई हिस्सों पर अमल नहीं हो रहा। हाइब्रिड जमहूरियत के नाम पर हसास मामलात पर मरकज़ और सूबों में बेइख्तियार हुकूमतें मौजूद हैं। असेंबलियों में बराजमान नाम नहाद बड़ी पार्टियों को भी एक दायरा बनाकर दिया गया है जिसे पार करने की उन्हें इजाज़त नहीं और ना ही उनमें ऐसी जुर्रत है कि वो अपनी महदूद खुद मुख्तारी को भी इन मामलात में इस्तेमाल कर सकें। नतीजतन अमली तौर पर मुल्क में न कोई हकीकी अवामी जमहूरियत है और ना ही खुद मुख्तार सूबों पर मुश्तमिल कोई जमहूरियत वफाकियत। पहले से ही बहुत से बहरानों का शिकार रियासत का इसके नतीजे में जो हशर हुआ है वो अब किसी से ढका छुपा नहीं है। तशवीशनाक बात तो यह है कि इख्तियारात पर काबिज कुव्वतों को इसकी कोई परवाह भी नज़र नहीं आती। गोया बहरानात के महरक़ात और मारूजी हालात ही मुस्तकबिल का तयन करेंगे। उन्हें इंसाफ और फजीलत से हल करने का कोई इरादा और एजेंडा नज़र नहीं आता। इस मुल्क के बैनुल सूबाई तनाज़ात और रियासत के गैर तस्फ़िया शुदा मामलात में आबी तनाज़ा हसास तरीन मामलात में से एक है। सिंध और पंजाब के माबेन ये तनाज़ा नया नहीं, 1859 से जारी है। बरतानवी दौर में सिंध के 12 शिकायत पर अंग्रेज़ दौर में भी 2 कमीशन बनाए गए थे, यानी 1935 में एंडरसन कमीशन और 1941 में इंडस राव कमीशन बने।
تقسیم ہند کے بعد 4 کمیشن یعنی 1968 میں اختر حسین کمیشن، 1970 میں فضل اکبر کمیشن، 1981 میں انوار الحق کمیشن اور 1983 میں حلیمہ کمیشن بنے، مگر سندھ اپنا آبی حصہ حاصل کرنے کے حوالے سے ہمیشہ انصاف سے محروم رہا۔ انگریز دور میں پھر بھی کچھ بہتری آئی تھی، لیکن قیام پاکستان کے بعد اس تنازع کا تصفیہ کبھی نہیں ہو سکا۔ اس پورے پس منظر میں 1991 میں نواز شریف کی حکومتی دور میں 1991 کا آبی معاہدہ ہوا۔ اس سے قبل سندھ میں کالا باغ ڈیم کے خلاف بھرپور تحریک چل چکی تھی اور پچھلے کمیشن کی ناکامیاں بھی موجود تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سندھ نے اس وقت 1991 کے آبی معاہدے پر سخت اعتراضات کیے تھے اور اسے سندھ کے ساتھ سنگین زیادتی پر مبنی مسلط کردہ معاہدہ قرار دیا تھا۔ بعد میں سندھ کے پانی پر شب و خون مارنے کا ایک ایسا بدترین دور آیا کہ سندھ نے حالات کے جبر سے مجبور ہو کر زہر کا گھونٹ پیتے ہوئے بالآخر اس معاہدے کو بھی قبول کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاہدے پر بھی کبھی عمل نہیں ہوا، جس پر سندھ کی حکومتیں، لوگ اور ارسا کے ارکان مسلسل چیخ و پکار کرتے رہتے ہیں۔ دراصل ارسا کا ادارہ اسی معاہدے کی بنیاد پر ہی قائم کیا گیا تھا، جس کا بنیادی مقصد 1991 کے معاہدے کے تحت طے شدہ فارمولے پر پانی کی تقسیم اور مانیٹرنگ کرنا تھا۔ یہ ادارہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد مشترکہ مفادات کی کونسل کی شعبہ جات اور ذمہ داریوں کی فہرست میں شامل ہو گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ایک طرف ارسا خود بین الصوبائی ادارہ ہے جس میں چاروں صوبوں کے ممبران مساوی حیثیت اور اختیار کے حامل ہوں گے، اور ادارے کا چیئرمین بھی انہی صوبوں کے نمائندہ ممبران میں سے باری باری ہوگا، تاہم چیئرمین کو کوئی ثوابدیدی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ ارسا کے ادارے کا مشترکہ مفادات کی کونسل میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی موجود یا ممکنہ تنازع کی صورت میں مشترکہ مفادات کی کونسل میں اس کا تصفیہ حتی الامکان اتفاق رائے سے ورنہ لازماً اکثریت رائے سے کیا جائے گا۔ اصولاً تو ہونا یہ چاہیے کہ ارسا کے کام کو مزید شفاف، بہتر اور ادارے کو بااختیار بنایا جائے، مگر اب تو الٹا اس ادارے کو عملاً صوبوں اور مشترکہ مفادات کی کونسل سے الگ کر کے وفاق کے ماتحت کرنے کا ناجائز اور مہلک منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کا پس منظر یہ ہے کہ گزشتہ نگراں حکومت میں یہ منصوبہ صدر اور صوبوں کو ارسال کیا گیا تھا۔ سندھ کی سخت مخالفت کے باعث سندھ کی نگراں حکومت بھی اس کی حمایت نہیں کر سکی اور صدر علوی بھی جاتے جاتے اسے ٹال گئے۔ صدر علوی نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دیا تھا، بلکہ انہوں نے ایک غیر آئینی کام کرنے کے داغ سے اپنے دامن کو بچایا تھا۔ جن قوتوں کو اس ضمن میں اصل بدنیتی ہے، انہوں نے جولائی میں یہ معاملہ ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں رکھا۔ سب سے پہلا سنگین اعتراض تو یہ ہے کہ آخر آئین کے کس اختیار کے تحت یہ اجلاس ایوان صدر میں رکھا گیا؟ صدر کو تو موجودہ آئین میں اب کوئی ثوابدیدی اختیار ہی حاصل نہیں، کیونکہ صدر کو اس طرح کے اختیارات صدارتی نظام میں حاصل ہوتے ہیں۔ پاکستان میں 8ویں اور 17ویں ترامیم میں جو اختیارات صدر کو ناجائز طور پر دیے گئے تھے، 18ویں ترمیم میں انہیں ختم کیا گیا۔ صدر تو کیا، اب تو آئین میں خود حکومتی سربراہ کو بھی کوئی ثوابدیدی اختیار حاصل نہیں۔ دراصل ایوان صدر میں یہ اجلاس رکھنا ہی ایک بدنیتی تھی۔ نتیجہ یہ بھی منشا کے مطابق ہی سامنے آیا کہ نگراں حکومت میں پیش کردہ مسودے سے بھی زیادہ بدترین ترمیم کا مسودہ صدر نے غیر آئینی اجلاس میں غیر آئینی طور پر منظور کر لیا۔ اس کے بعد یہ مسودہ مرکزی اور صوبائی حکومتوں کی منظوری کے لیے ارسال کیا گیا، یعنی مرکزی اور صوبائی حکومتوں کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا۔ اس کے پیچھے دراصل وہی قوتیں ہیں جنہوں نے گرین پاکستان اور کارپوریٹ فارمنگ کے نام پر ملک کی 40 لاکھ ایکڑ زمین پر اپنے کاروبار شروع کرنے کے منصوبے بنا رکھے ہیں۔
ताहाल तो हुकूमत सिंध के महकमा आपाशी और इरसा में सिंध के मेंबर ने इस तरमीमी बिल के मंसूबे को कबूल नहीं किया, लेकिन सवाल यह है कि अगर आसिफ अली जरदारी का कोई खुफिया हुक्मनामा आया तो क्या पीपी के अंदर ऐसे असेंबली मेंबरान हैं जो जरदारी के हुक्म को पसे पुश्त डालकर अपने सूबे और ज़मीन की नुमाइंदगी करने की जुर्रत करेंगे। दरअसल इरसा के इस तजवीज़ करदा तरमीमी बिल का मकसद पानी के मामले पर सूबों के आइनी इख्तियार को हतमी तौर पर ख़त्म करना है। मौजूदा सूरत हाल में तो तमाम तर ज़्यादतियों और पानी पर डाका डालने के बावजूद सिंध या सूबों के पास इरसा और मुश्तरका मफादात की कौंसल के 2 इदारे और आइनी सरिश्ते मौजूद हैं, लेकिन मज़कूरा बिल में सबसे काली ज़रब तो ये लगाई गई है कि इरसा का जो चेयरमैन बारी बारी सूबों के नुमाइंदगान में से होता था, अब ये इख्तियार वज़ीर आज़म को मुंतकिल होगा, और वो भी सवाबदीदी इख्तियार, यानी वो अपनी पसंद का कोई भी हाजिर सर्विस या रिटायर्ड 21वीं ग्रेड का अफसर बराह रास्त मुकर्रर करने का मुजाज होगा, जिसके लिए सूबों के बराए नाम मुशावरत या सिफारिश भी लाजमी नहीं। सवाल यह है कि एक बैनुल सूबाई हसास मामले के इदारे का सरबरा वज़ीर आज़म क्यों कर मुकर्रर कर सकता है। मज़ीद बरा दूसरा जुल्म ये कि बहुत से सवाबदीदी इख्तियारात के साथ साथ वज़ीर आज़म के मुकर्रर करदा चेयरमैन को भी ये इख्तियार हासिल होगा कि वो इरसा से बाहर अपनी मर्ज़ी के माहिरीन की कोई भी कमेटी तश्कील देने का मुजाज होगा, और वो कमेटी भी बाइख्तियार होगी। इस ज़मन में सबसे हसास बात यह है कि चेयरमैन इस तरह की कमेटी की सिफारिश पर किसी भी मंसूबे को स्ट्रेटजिक करार देकर इस पर अमल दरामद की इजाज़त देने का भी मुजाज होगा। ये बात तो अब सीपेक और थरकोल मंसूबों में वाज़ेह तौर पर सामने आ चुकी है कि स्ट्रेटजिक मंसूबों की हिफाजत का ज़िम्मा फ़ौज को दिया जाता है, यानी वफाकियत और सूबों की आइनी खुद मुख्तियारी का रस्मी तकल्लुफ़ भी अब जाता रहेगा। ऐसा तो आमरीतों में भी नहीं होता था। ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ के आमरीती अतवार में सिंध ने कालाबाग डैम बनने नहीं दिया और ग्रेटर थल कैनाल की सख्त मुखालफत की और इसके खिलाफ जिद्दोजहद की। इस पूरे मंसूबे और इरसा को अमलन सूबों से छीनने के पीछे 2 बुनियादी मुहरकात और मंसूबे नज़र आते हैं। एक तो ये जो ग्रीन पाकिस्तान और मुल्क में खुराकी मुमकिन कमी को जवाज़ बनाकर मुल्क में 40 लाख एकड़ ज़मीन पर कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर कंपनियां बनाकर सूबों से ज़बरदस्ती ज़मीनें और वसाइल लेकर मंसूबे शुरू करने की तैयारी की जा रही है। उनके लिए मुल्क में पानी मौजूद नहीं। जो पानी निज़ाम में मौजूद है उसका कतरा कतरा 1991 के आबी मुआहदे के तहत पहले से ही मुनक़सिम और तयशुदा है, और ना ही सूबों के लिए मुख्तस पानी में से कोई एक कतरा भी फालतू है। फिर सवाल यह है कि आखिर 40 लाख एकड़ पर ये आबादी किस पानी पर होगी। पहले कहा गया कि ज़मीन को अंदर मौजूद पानी लिया जाएगा, जबकि पहली बात तो यह है कि ज़ेर ज़मीन पानी भी निज़ाम में मौजूद पानी का ही हिस्सा है। दूसरा ये कि सिंध का तो ज़ेर ज़मीन पानी 90% खारा है। अगर इस खारे पानी को मीठा करके भी इस्तेमाल किया जाए तो ऐसी मुल्क में इसी वक्त न तो सलाहियत है और ना ही इसके लिए मतलूबा वसाइल मौजूद हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस तरमीमी बिल से बिली थैली से आखिर बाहर आ गई कि दरअसल इरसा को तब्दील करके इसमें सूबों की आइनी इख्तियारत ख़त्म करके इसी सरिश्ते से पानी लिया जाएगा। इस ज़मन में दूसरा मकसद यह है कि दरअसल बहाशा डैम 15, महमद 33 के 4, 47 ग्रेटर थल कैनाल मंसूबा 2 समेत कच्छी कैनाल जैसे बहुत से मंसूबे में पानी इसी सरिश्ते में सूबों के मुख्तस करदा हिस्सों पर ढाका डाल कर लिया जाएगा। इस वक्त जब अभी तक इन मंसूबों में से अक्सर ने पानी लेना शुरू ही नहीं किया, तो फिर आगे चलकर सूबों और बिलखसूस ज़ेर सूबा सिंध का क्या हशर होगा। इसे सूबों के एक दूसरे के साथ संगीन तनाज़ात किस नहज पर जा पहुँचेंगे। अभी तो बलूचिस्तान ने कच्छी कैनाल के लिए पानी लेना शुरू ही नहीं किया। वैसे भी बलूचिस्तान पानी के सवाल पर इरसा में पंजाब की तरफ से
ہوتا ہے۔ یہ تمام تر خطرناک صورتحال پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صوبوں سے اختیار چھینا جائے، اور چونکہ سندھ زیرین خطہ ہونے کے باعث سب سے زیادہ اعتراضات کرتا ہے، اسی لیے اس سے سرے سے ہی یہ احتجاج کرنے کا اختیار ہی چھینا جائے۔ دوسری جانب کالا باغ ڈیم کا راگ پھر سے شروع ہو گیا ہے۔ ہمیں اس معاملے کی حساسیت اور مستقبل کے خطرات کو سامنے رکھ کر اس پورے معاملے پر کالا باغ ڈیم مخالف تحریک کی طرز پر ہی انتہائی مضبوط جدوجہد کرنی ہوگی، جس میں سیاسی جماعتوں، ماہرین، میڈیا اور تمام باشعور افراد کو اپنے اپنے حصے کا وہ مشترکہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، صدر اس پارٹی کا ہے۔ بلوچستان حکومت کے ساتھ ساتھ مرکز میں بھی عملاً یہ جماعت شریک ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں یہ جماعت موجود ہے۔ اس کے تعاون اور رضامندی کے بغیر یہ ترمیمی بل پاس نہیں ہو سکے گا۔ سندھ کے محکمہ آبپاشی اور ارسا میں سندھ کے ممبر کی مخالفت کے باوجود صدر زرداری کی ناجائز منظوری نے اس ضمن میں سندھ کے خدشات کو سنگین بنا دیا ہے۔ اسی لیے اس جماعت پر سخت دباؤ پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی جانب سے اس خطرناک بل کی منظوری کے امکانات کم ہو سکیں۔ آصف علی زرداری نے پی پی کا کلچر ایسا بنا دیا ہے کہ اگر وہ کوئی بھی کھیل کھیلنے کے لیے اس جماعت کے لیے کوئی ہدایت جاری کرتے ہیں تو کسی بھی ممبر یا رہنما میں یہ جرأت نہیں کہ وہ اس کے خلاف کوئی اصولی موقف اختیار کر سکے۔ یہی ماجرا ہم 2011 میں دوہرے مکانی نظام سے لے کر بہت سے مواقع پر دیکھے اور آزما چکے ہیں۔ ہاں، البتہ یہ ثابت ضرور ہوا ہے کہ سخت عوامی رد عمل کا پی پی سامنا نہیں کر سکتی۔ اس وقت یہی دباؤ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات کہ جمہوریت کو برائے نام رکھ کر مملکتوں کو کارپوریٹ مفادات کے حوالے کرنا نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ایک عالمی چیلنج ہے۔ یہ اس نیو لبرل عالمی نظام کی اعلیٰ سطحی پالیسی ہے۔ اس وقت بھارت اور افریقہ سمیت دنیا کے کئی ایک خطوں میں یہ سرمایہ دارانہ کارپوریٹ یلغار شروع ہو چکی ہے۔ میں رواں سال جنوری میں نیپال میں ہونے والے ورلڈ سوشل فورم میں شریک ہوا تھا۔ وہاں پر یہ سنگین صورتحال اس وقت مزید واضح ہو کر سامنے آئی جب پوری دنیا سے عوامی، سماجی اور سیاسی تحریکوں کے نمائندگان نے اپنے اپنے دکھڑے سنائے۔ تب نظر آیا کہ ہر جگہ یہ نئے اجگر مسائل ابھر کر سامنے آ چکے ہیں۔ یہ 21ویں صدی میں نیو لبرل نظام کا عالمگیر ایجنڈا ہے جس کے گھناؤنے چہرے اور سنگین نتائج ابھی سامنے آنے ہیں۔ اسی لیے ان سنگین معاملات کو محض مقامی تناظر میں دیکھنا سادگی اور اسٹریٹجک نادانی ہوگی۔ دنیا میں غریب مقامی لوگوں کی زمینیں، قدرتی وسائل اور پانی اور ماحولیاتی وسائل پر ان کی مالکی کی گرفت ڈھیلی اور آہستہ آہستہ ختم کرنے کا عالمی ایجنڈا ہے۔ اس تمام تر خوفناک پیش رفت کے پیچھے ورلڈ بینک اور بالخصوص IMF کا بھی ہاتھ ہے۔ ہمارے ساتھ ساتھ دوہرا ظلم یہ ہے کہ جہاں اس طرح کے تمام منصوبوں کی حفاظت کے نام پر ملکی فوج کے پاس ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ملک کے سنگین معاشی بحران میں اپنی معاشی بقا کا فوری حل یہ نظر آتا ہے کہ برائے نام جمہوریت میں طاقت کے تمام مراکز پر اجارہ داری قائم کر کے صوبوں کی زمینوں، پانی اور قدرتی وسائل پر قبضہ جما کر عالمی نیو لبرل ایجنڈا سے ہم آہنگ ہو کر اپنے محفوظ مستقبل کا بندوبست کیا جائے، کیونکہ مذہب اور جہاد سے کمانا اب ممکن نہیں رہا۔ جہاد کی سیاسی اکنامی کا دور بنیادی طور پر تمام ہوا۔ ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو ہر عالمی صورتحال کی اسٹریٹجک ترجیحات میں سے اپنا الو سیدھا کرنے کا ہنر خوب آتا ہے۔ سندھ اور ملک کی وطن دوست اور ترقی پسند سیاست کی کمزور اور ایک حد تک بے اثر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اکثر فریقین تاحال معروضی حالات کو سطحی حقائق اور عالمی نیو لبرل اسٹریٹجک تناظر میں دیکھنے کے بجائے فکری سادگی، جذباتی نعرے بازی، ماضی کے مبالغہ آمیز نرگسیت اور رہنمائی کے قبائلی اور زرعی سماج کے نمونوں سے آگے بڑھ کر مطلوبہ گہرائی اور وسعت سے دیکھنے اور اس کے مطابق تدبیریں بنانے سے قاصر ہیں۔ ارسا میں تبدیلی کا بل اس نئے آنے والے خوفناک
دور کی اسٹریٹجک ابتدا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت۔ یاد رکھیں، موت آنے تک جاری رہنے والی جد و جہد کی کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ سامراج کے خلاف کسی ایک ملک کی فتح ہماری فتح، اور کسی ایک ملک کی شکست ہماری شکست ہے۔ ساتھ سلامت۔ Amaji Samatun Tain, Radio Voice of